नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज से हम आपको नया पेशकश दिखाने वाले हैं। नए पेशकश के साथ प्रस्तुत है राजस्थान लाइव के साथ। इस बुलेटिन में प्रदेश की हर छोटी और बड़ी खबर को हर एंगल से आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही नए कलेवर के साथ आपसे जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे, जिसका आपसे सीधा सरोकार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान लाइव। और सबसे पहले बात पेपर लीक मामले की। सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शनिवार तक रिमांड पर सौंप दिया है। वहीं पेशी के दौरान रायका ने एक वकील को थप्पड़ मारने का इशारा किया। इसके बाद कोर्ट में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी वकील हंगामा करने लगे। रामू राम रायका को रविवार रात गिरफ्तार किया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने रायका से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। और इससे पहले एसओजी ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी यानी कि आरपीएस से 5 ट्रेनी एसआई को भी हिरासत में लिया था। इनमें रामू राम रायका के बेटा और बेटी भी शामिल हैं। एसओजी मुख्यालय में पूछताछ के बाद रविवार को इन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए 5 आरोपियों में रायका की बेटी सहित 2 महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। सभी आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 6 दिनों की रिमांड पर सौंपा गया। तो एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 और ट्रेनी एसआई रडार पर हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब तक 42 चयनित एसआई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसओजी ने 68 आरोपियों को पकड़ा है। 68 में से 42 चयनित सब इंस्पेक्टर्स हैं। 42 में से 3 ने नौकरी ज्वाइन नहीं की। बाकी 39 अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग शुरू की थी। पुलिस ने ट्रेनिंग सेंटर से उन्हें गिरफ्तार किया। 60 दिन बाद ये ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। जगदीश बिश्नोई गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो वहीं पटवारी प्रिंसिपल समेत कई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया। और जैसे जैसे एसओजी की जांच आगे बढ़ रही है, उम्मीद की जा रही है कि कई और गिरफ्तारियां होंगी। अभी जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तीर्थ यात्रियों को रवाना करेंगे। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन को रवाना किया जाएगा। जयपुर से रामेश्वरम और मदुरई के लिए पहले जत्थे को रवाना किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर के तीर्थ यात्रियों को भेजा जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को भारत गौरव ट्रेन से निःशुल्क भेजा जा रहा है। कार्यक्रम में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, मेयर सौम्या गुर्जर भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और मंच से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, जिसके जरिए वरिष्ठों को मुफ्त में ट्रेन से यात्रा कराई जाएगी, तीर्थ स्थलों पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तीर्थ यात्रियों को रवाना कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी शुरुआत की जा रही है सरकार की ओर से। और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें तीर्थ यात्रा पर निःशुल्क भेजा जा रहा है। ट्रेन के जरिए ये यात्रा कराई जानी है। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना कर रहे हैं। जयपुर से रामेश्वरम और मदुरई के लिए पहले जत्थे को आज रवाना किया जा रहा है। देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर के तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है, वो भी निःशुल्क। वरिष्ठ नागरिकों को भारत गौरव ट्रेन से निःशुल्क यात्रा कराया जा रहा है। आपका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो विधायक बाल मुकुंद चार्य को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेयर सौम्या गुर्जर भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ कई और दिग्गज जो नेता हैं वो भी मंच पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर कई अलग अलग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की जा रही हैं। और इसके बाद ट्रेनों को रवाना किया जाना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके। रोशन, खास कार्यक्रम, क्योंकि जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजा जाना है, क्या चल रहा है वहां पर? प्रियंका, देखिए, राजधानी जयपुर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत करीब 480 तीर्थ यात्रियों को
भेजा जा रहा है। ये जो तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था है जो जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से अभी कुछ ही देर में रवाना होगा। करीब 4:25 के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये जो पहली ट्रेन है रामेश्वरम और मदुरई के लिए तमाम इन यात्रियों को यात्रा करवाएगी। इसमें जयपुर और दौसा के करीब 480 जो यात्री हैं वो जाएंगे। इसके अलावा कोटा के करीब जो है 200 जो तीर्थ यात्री हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही साथ सवाई माधोपुर के करीब 100 से ज्यादा जो तीर्थ यात्री है वो इसके अंदर जाएंगे। अभी आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के ऊपर जो देवस्थान विभाग है उसकी ओर से इन तीर्थ यात्रियों के सम्मान के अंदर ये जो कार्यक्रम किया गया है, जिसमें भगवान श्री राम और राधा जी और जो कृष्ण जी की यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो झांकी है वो सजाई गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम यहाँ पर जो तीर्थ यात्री हैं उनका सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं विधायक यहाँ पर कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा और हवा महल से जो विधायक है बाबा बाल मुकुंदाचार्य वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तमाम तीर्थ यात्रियों का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो मौजूद तीर्थ यात्री है उनसे भी यहाँ पर मिलेंगे। अभी देखिए जब जैसे सीएम यहाँ पर पहुंचे थे तो तीर्थ यात्रियों से यहाँ पर फीडबैक यहाँ पर लिया कि क्या वो तैयारियों से पूरी तरीके से संतुष्ट है या नहीं है। उनके साथ बताया जा रहा है कि यात्रा में डॉक्टर से जो तमाम जो तैयारियां, तमाम जो अधिकारी हैं वो देवस्थान विभाग की देखरेख के अंदर यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि इस वर्ष राजस्थान का ये जो पहला तीर्थ यात्रियों का जो जत्था है जो रवाना हो रहा है मदुरई और रामेश्वरम के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 500 से ज्यादा जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में जो ट्रेन में यहाँ पर इन तमाम तीर्थ यात्रियों को बैठाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तमाम जो तीर्थ यात्री हैं उनका स्वागत करेंगे, यहाँ पर सत्कार उनका यहाँ पर करेंगे और उसी के सम्मान के अंदर यहाँ पर कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक जो भजन संध्या है वो भी यहाँ पर उसका भी कार्यक्रम रखा गया है। प्रियंका बिल्कुल मंच से ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया और चेहरे पर जो मुस्कान है उससे पता चल रहा है कि स्वागत सत्कार से मुख्यमंत्री कितने खुश हैं। कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए वहां पर जिसका लुत्फ उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखा जा रहा है। वो नागरिक, वो वरिष्ठ जन जो सोचते थे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर हो नहीं पाता था, अब उनके लिए बड़ा सुलभ हो जाएगा तीर्थ यात्रा। रोशन बिल्कुल देखिए कहा जा सकता है कि प्रियंका ऐसे जो तीर्थ यात्री हैं जो जा नहीं सकते थे, कई तरीके की दिक्कत थी, तो सरकार की ओर से जो स्पेशल ट्रेन है उसका अरेंजमेंट किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जो कहा जा सकता है कि निःशुल्क जो तीर्थ यात्रा है जिसके अंदर खाने पीने से लेकर जो तमाम सुविधाएं हैं वो सरकार की ओर से की जा रही है। इसमें चाहे मेडिकल सुविधा हो या खाने पीने की नाश्ते का अरेंजमेंट हो या जो तीर्थ यात्रा का जो टिकट है, तमाम तरीके की जो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकार की ओर से की गई है। यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जब देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत यहाँ पर पहुंचे थे तो वो भी लगातार तीर्थ यात्रियों से संवाद करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी तरीके की जो यहाँ पर जो तमाम तीर्थ यात्री उन्हें परेशानी यहाँ पर नहीं होगी और शायद कहीं ना कहीं सरकार का भी यही मकसद है कि जो ऐसे जो लोग हैं जो यात्रा नहीं कर सकते हैं अपने स्तर के ऊपर, जो वरिष्ठ जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें यात्रा के अंदर एक कहा जा सकता है कि उनका जो सपना होता था वो आज सपना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा जा सकता है कि वो पूरा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो तमाम जो यहाँ पर जो तीर्थ यात्री हैं उनके बिल्कुल जो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते थे, जो वरिष्ठ जन हैं, अब उनका सपना साकार होने वाला है। मुफ्त यात्रा भी मिलेगी और सुगम व्यवस्थाएं भी उनके लिए सरकार की ओर से की गई हैं। आप नजर बना रखिएगा रोशन, जब ट्रेन रवाना होगी तो वहां से तस्वीरें भी दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। 2024 में
जयपुर से खबर है, जहां पर बांध टूटने से जलमग्न हुए कब्रिस्तान से लाशें बहने का मामला सामने आया। कब्र से कई शव बाहर निकलकर पानी के तेज बहाव में बहने लगे। ये तस्वीरें देखिए, बेहद खौफनाक ये मंजर, जहां पर कब्रिस्तान में बांध टूटने के चलते पानी भर गया और बहाव इतना तेज था कि कब्रिस्तान में जो शव पड़े हुए थे उन्हें बहाकर अपने साथ लेता चला गया। इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। क्या था मौके पर मंजर, जायजा लिया हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने। देखिए, जयपुर के खोनागढ़ इलाके में नूर का बांध टूटने से आज पानी का जलजल आ गया। इलाके में पानी के बहाव की वजह से अफरा-तफरी का माहौल हुआ और वहां पे काफी नुकसान भी हुआ। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पुराना कब्रिस्तान है खोनागढ़ इलाके में, और पानी के जल भराव की स्थिति ये थी कि तेज बहाव के बीच में कुछ कब्र उखड़ गई। उसमें जो कब्र में मुर्दों को दफनाया गया था वे मुर्दे भी पानी के साथ बह गए। हमारे साथ ये मौजूद लोग हैं जो बताएंगे कि आज किस तरीके के हालात था, क्या हुआ था आज यहाँ पर। सुबह करीब 8:20 पे जो नूरा का बांध था वो सर टूट गया और उसके टूटने से सारा पानी कब्रिस्तान की तरफ आ गया। कैसा मंजर था यहाँ पे? बड़ा अफरा तफरी का मंजर था। वो यहाँ जो एक केयरटेकर था वो जैसे दीवार की आवाज आई गिरने की तो दौड़ के इस तरफ आया, तो जैसे उसको पानी दिखा पहाड़ की तरह था वो, तो बेचारा भगा तेजी से, लेकिन उसने जान बचाई। वो पेड़ के कस के पकड़ लिया उसने और खड़े खड़े उसमें पूरा पानी उसी में निकला, उसी में उसने जान बचाई अपनी। कितनी कब्रों में से मुर्दे बह गए, कितनों को आपने पकड़ा, मतलब वापस बचाया, सुरक्षित किया, क्या किया आज? सर देखिए, जो हमारे एविडेंस थे यहाँ बैठे थे, उन्होंने पानी बहता हुआ देखा। उन लोगों ने मुझे बताया कि 3 डेड बॉडी हमने पानी में तैरती हुई देखी है, जिसमें से एक तो हमने रिकवर कर लिया और उसको दफन कर दिया। 2 डेड बॉडी अभी मिल नहीं रही है और उसको तलाश में हमारी टीम तलाश कर रही है। प्रशासन मौके पर पहुंच गया था सूचना मिलने के बाद में यहाँ पर? हाँ, प्रशासन आया था, आके देख के वो गए हैं। कितने घरों में पानी घुसा होगा आज जल भराव की वजह से? जब बांध टूटा बहा, कितने फीट तक पानी आया था सड़कों पर? कम से कम सर, जैसे ये आगे वाली सड़क उस पे तो इस पे तो करीब 20 फीट तक पानी था। 6-7 फुट तक पानी है। तुमने क्या देखा था सुबह आज? सर मैंने यहाँ पे कबर पे आया था, मैं फातिया पटा था इधर। जब जैसे ये जोड़ी टूटी, जब पटाखनी से आवाज आई है, यहाँ पे पानी टूटने के कारण मैं भग के गया। उसके बाद जो गार्ड था ना वहाँ पे, वो बैठ रहा था वहाँ पे, उसके बाद गया। तो प्रशासन के अधिकारी अब मौके पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन लोगों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो बांध था वो काफी जर्जर स्थिति में था। कई बार इसे लेकर शिकायत दी गई, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई। अब नहीं होगा बुलडोजर एक्शन, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर के चलाने के मामले पर कार्रवाई की गई, सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई भी दोषी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जमियत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। देश भर की घटना के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की भी घटना का जिक्र किया। इस मामले में कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बिगड़ैल बेटे की वजह से पिता का घर गिराना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट जल्द ही पूरे मामले पर गाइडलाइन जारी करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए फटकार भी लगाई है और कहा है कि अपराधी कोई भी हो, किसी के ऊपर आरोप भी लगे हो, इसके बावजूद आप किसी के घर को नहीं गिरा सकते हैं। उदयपुर वाली घटनाक्रम का भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बिगड़ैल बेटे की सजा पिता को या घर वालों को नहीं मिल सकती। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि भले ही निर्माण अवैध हो, अतिक्रमण की जद में आता हो, इसके बावजूद भी कोई नियम कायदा होता है, उसे फॉलो करना जरूरी है। अगली खबर और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जातीय जनगणना पर आरएसएस ने बड़ा बयान दिया है।
जातीय जनगणना संवेदनशील विषय है। आरएसएस की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, चुनावी उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नीतियों के लिए सरकार डेटा इकट्ठा कर रही है। जातिगत जनगणना पर जारी सियासी घमासान के बीच आरएसएस ने बड़ा बयान दिया है और निश्चित तौर पर इससे अब जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो और भी ज्यादा तेज होंगी। जातीय जनगणना संवेदनशील विषय है, चुनावी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल ना हो, आरएसएस की ओर से बयान। It should not be used as a political tool for electioneering. और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सदस्यता अभियान की। बीजेपी की ओर से आज से देश भर में सदस्यता अभियान का आगाज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बीजेपी नए सदस्य बनाने के साथ साथ सदस्यता को रिन्यू भी करेगी। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कार्यकर्ताओं को अभियान के बारे में जानकारी दी। मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी इस सदस्यता अभियान को महापर्व के रूप में मनाएगी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता अभियान को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। हर बूथ स्तर पर 200 सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए बीजेपी के सभी मोर्चों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे युवा मोर्चा हो या फिर महिला मोर्चा या फिर अल्पसंख्यक मोर्चा, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, जो कि पन्ना प्रमुख के साथ मिलकर सदस्य बनाएंगे। सब जानते हैं कि 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। हम सबको इसे महापर्व के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक बूथ तक हम 200 से अधिक सदस्य बनाना चाहिए। इसके लिए हमारे बूथ के समिति को भी एक्टिव करें और बूथ समिति के साथ में युवा मोर्चा और सभी मोर्चे, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सारे मोर्चे प्रकोष्ठ सभी मिल करके और हमारे यहाँ जो बूथ का अध्यक्ष है उसके साथ संपर्क करें। शक्ति केंद्र के संयोजक ये सुनिश्चित करें, उनको प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और उनके साथ में जाकर के रोजाना चर्चा करें। नियमित रूप से साथ में बैठे, बूथ अध्यक्ष के साथ में बैठ करके और घर घर तक संपर्क करने का काम करे। हमारा पन्ना प्रमुख भी उनके साथ में जाए। जितने घर तक आज संपर्क किया, कल उसके आगे से संपर्क करे। यह व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी है, किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। ये आप सब जानते हैं कि हमारा विरोधी भी हो, उसके पास भी हम गए, वो नाराज हो तो हमको उससे संघर्ष नहीं करना है, बहस नहीं करना। बिना बहस किए उसको ये प्रेरित करने का प्रयास करो, उनको समझाने की जरूरत करो कि आज देश में किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने की क्यों आवश्यकता है। उनके साथ आप चर्चा करेंगे, बैठेंगे, वो सवाल करें, आप प्रेम से उनका जवाब दो। उलझना नहीं, बहस नहीं करना, प्रेम से जवाब दो। स्वीकार करे, कोई दिक्कत की बात नहीं, सदस्य बना लो, और स्वीकार नहीं करे कोई बात नहीं, प्रेम से अच्छा भैया आज नहीं, हम कल मिलेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर, कह करके आप आगे निकल जाओ। ऐसे करके सबके साथ संपर्क करो और अधिक से अधिक सदस्य बनाओ। और आपको पता है कि सदस्य बनाने के लिए 2 तारीख से जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी सदस्य बनेंगे, हमारे नड्डा जी उनको सदस्य बनाएंगे, नड्डा जी बनेंगे, सभी को सदस्य बनना है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 6 वर्ष के बाद ये व्यवस्था आती है कि हमको नवीनीकरण करना है अपने सदस्यों का। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बंद पड़ी 40 यूनिट्स को सरकार एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत इन यूनिट्स को ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट पर देने का विचार किया जा रहा है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन यूनिट्स को नए कलेवर के साथ चलाने का रोडमैप राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रहा है। पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही पर्यटन विकास निगम की बंद पड़ी 40 यूनिट्स को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है।
आरटीडीसी इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार भी कर रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कुल 70 होटल्स हैं, जिसमें 28 ऑपरेशनल हैं और वहीं 3 आउटसोर्स यूनिट्स हैं। बाकी 40 यूनिट्स फिलहाल बंद पड़ी हैं। किस तरह से ट्रेन करें, किस तरह से उसको सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा और प्रचार प्रसार करें, और साथ ही कैसा हम ये जो ऐप बेस्ड सर्विसेज है इनके साथ एग्रीगेट करके आरटीडीसी प्रॉपर्टीज की भी ढंग से ब्रांडिंग मार्केटिंग करें, इस पे विस्तृत विचार। बंद पड़े यूनिट्स को नए कलेवर के साथ तैयार किया जा रहा है ताकि पर्यटक आरटीडीसी के होटल्स को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकें। इसके लिए अब आरटीडीसी की तरफ से करीब 40 बंद पड़ी यूनिट्स को ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट पर देने का विचार किया जा रहा है। काफी टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम इन बंद प्रॉपर्टीज़ को या जो हमारी लॉस मेकिंग प्रॉपर्टीज़ है उनको दे दें, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से स्टाफ की नियुक्ति भी नहीं हुई है, जो है स्टाफ उसकी भी ट्रेनिंग्स पे थोड़ी सी कमी है। तो हम कैसे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके O&M मॉडल पे इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ मिले, उस पर भी थोड़ा विचार विमर्श हुआ है। आने वाले दिनों में और उसकी प्रभावी कार्य योजना बना करके हम प्रस्तुत करेंगे। काफी वक्त से स्टाफ की नियुक्ति न होने की भी समस्या है, ऐसे में इस पर भी विचार किया जा रहा है। बंद पड़ी 40 यूनिट को शुरू करने से सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जैसे ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है काम शुरू कर दिया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।